हमारे इस प्रोग्राम की सदारत मोहतरम जनाब प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब फरमा रहे हैं। चूँकि किसी काम के मसले तो नहीं, यहाँ से अभी ट्रेन पकड़नी है, जाना है, ये मौका तो अभी नहीं है कि हम उनको आवाज़ दें, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक यहाँ जो बैठी है, जो आवाम यहाँ पर है, वो ख़ास तौर पर आपको सुनने के इश्तियाक में है। तो मैं उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब से, जो कि आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप आएँ और अपने सदारती कलमात से जो है नवाजें। मुअज़्ज़ज़ मंच पर बैठे हुए हजरात और हॉल में बैठे ख़वातीन व हजरात, मैं कोई सदारती खुतबे के मूड में अब नहीं हूँ और न ही मौलाना आज़ाद के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूँगा, बल्कि मैं इसलिए हाजिर हो गया हूँ कि ख़ास तौर से डॉक्टर अजहर सईद और अफशा रूमानी, ये दो हमारे स्टूडेंट यानी बीएचयू के प्रोडक्ट, हालांकि सरफराज साहब कहेंगे कि साहब वो जेएनयू का भी टैग लगा हुआ है, तो मैं पीएचडी और एमफिल को नहीं मानता हूं। बीए एमए जहां से बच्चे पढ़ते हैं, ज़हनी और फिक्री सलाहियतें वहां पर मुकम्मल हो चुकी होती, इसलिए मैं इसको खारिज करता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे तालिब इल्म अपनी कारकर्दगी की वजह से हम सब का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे बीएचयू का नाम रोशन कर रहे हैं, और मौलवी जी की जो शिक्षा है, जो उनकी तालीम है, यही तालीम जो आप लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम आप तमाम ख़वातीन व हज़रात को जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, आपको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। और वाकई अजहर सईद के लिए दिल से दुआ निकलती है कि आप सेहतमंद रहें और मजीद तरक्की की मंजिलों पर आगे बढ़ते जाएं। उस दश्त में चराग जलाना कमाल है जिस दश्त में हवाएं नहीं आंधियां चले। तो आप जो चराग जला रहे हैं, सब मिल करके जो चराग जला रहे हैं चंदौली की सरजमीन पे, मैं सिर्फ हाजी वसीम साहब को गुज़श्ता 2004 से मैं जानता हूं कि वो इकलौते थे उस जमाने में कि साहब, और अभी भी मेरा ख्याल है कि उस जिस तरह से स्कूल इनका चल रहा है और जिस तरह से इल्म का चिराग ये जला रहे हैं, और मुझे याद आ रहा है कि तकरीबन 2004 या 5 की बात है, 7-8 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से हमने एक प्रोग्राम किया था, और वो ये कहने में कोई हरज की बात नहीं है कि वो प्रोग्राम इस पूरे खित्ते में उतना बड़ा प्रोग्राम आज तक नहीं हुआ होगा। उसमें आदरणीय प्रोफेसर बलराज पांडे साहब उसमें शरीक हुए थे, और हिंदुस्तान के कोने कोने से बड़ी बड़ी शख्सियतें आई थी। लगभग 2500 अफराद वहां मौजूद थे, 2500। वो पूरा उनका जो सहन है, पूरा आंगन है, वो भरा हुआ था, और 3 दिन प्रोग्राम चला था। ये 3 दिन का प्रोग्राम था। सही कह रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दूसरी जगह दिल्ली से वो कहां से लोग आए थे। असल में ये याद रखना चाहिए कि हम बुजुर्गों को याद करके या उनके कारनामों के बारे में बार बार याद करना, दरअसल उस पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि जिंदा कौमें जो होती हैं वो अपने जहन और फिक्र को अपने बुजुर्गों, अपने अकाबरीन के कारनामों में तलाश करती हैं। अगर आप अपने अकाबरीन को, अपनी बड़ी शख्सियतों को, अपने पूर्वजों को, जिन्होंने मुल्क और कौम के लिए कारहाय नुमाया अंजाम दिया है, अगर उसे आप छोड़ देते हैं, तज देते हैं, या उन्हें याद नहीं करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि हम फिक्री और जहनी तौर पर कल्लाश हो चुके हैं। जहनी तौर पर हम एक तरह से मर चुके हैं, हम गूंगे हो चुके हैं। तो इसीलिए मौलाना आज़ाद हो, चाहे पंडित मदन मोहन मालवीय जी हो, इन सब बुजुर्गों को याद करने का मतलब यह है कि अपने दिमाग को भी टटोलना कि हमारा दिमाग अभी बाकी भी है कि नहीं है।
दरअसल हम इन बुजुर्गों के हवाले से ये भी यादा करते हैं, ये भी कोशिश करते हैं कि भूला हुआ जो पाठ है उसको एक तरह से यानी आमोख्ता हम पढ़ते हैं। तो इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद मौजूदा दौर में, जो अभी वर्तमान काल है, जिस काल से हम सब नबरदाजमा है, और प्रोफेसर बलराज पांडे जी ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली। पांडे जी कह रहे थे कि आप बोलिए मैं चला जाऊं, और मैं इस चक्कर में लगा था कि पांडे जी को सुन करके जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पांडे जी क्या बोलेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने तो सच पूछिए कि बीएचयू का बड़ा ही गोल्डन एज देखा है हिंदी विभाग का, जिसमें आदरणीय हमारे प्रोफेसर बलराज पांडे जी भी थे। तो हम सब सीखते हैं इनसे। तो जो भी है, सरफराज साहब ने जो गुफ्तगू की, वाकई ये इसीलिए हमने सजेस्ट किया था कि हमारे यहाँ बीएचयू में जो चंद लोग हैं, जो डेटाबेस बात, आज डेटाबेस ही बात होती है, चाहे आपकी तरक्की हो चाहे तनज़्ज़ुली हो, आप जानिए कि हम कहाँ हैं, ये हमें जानना चाहिए। मौलाना आजाद, आप याद कीजिए कि 1948 में मदरसा और संस्कृत पाठशालाओं की 2 अलग अलग कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में, और उस 1948 में तमाम हिंदुस्तान भर के मदारिस के उलमा को जमा किया था, सरबराहों को। आप गौर कीजिए, मौलाना बजाते खुद जय्यद आलिम दीन है, मौलाना आजाद एक इंस्टीट्यूट का नाम है, एक बहुत बड़ा इदारे का नाम है। मौलाना आजाद एक लौते आदमी नहीं है, उनका पहलू क्या क्या नहीं है। एक बड़े सहाफी हैं, अल हिलाल, 12 साल की उम्र में अल हिलाल निकाल रहे हैं, अल बलाग निकाल रहे हैं, लिसान सिद्क निकाल रहे हैं। ये 12 से 14 बरस की उम्र में ये सब हो रहा है। इसी तरह से आप अदीब की हैसियत से जानते हैं, एक राइटर की हैसियत से, और जेल में, अहमदनगर की जेल में जो 24 खुतूत उन्होंने लिखे हैं, जिसे गुबारे खातिर के नाम से जाना जाता है, आज भी जेल में जो सौबतें उन्होंने बर्दाश्त की हैं, इससे पढ़ करके आपको अंदाजा होगा कि अंग्रेजों का जुल्म सितम सहने के बावजूद मौलाना आजाद के हौसले किस कदर बुलंद थे। वो सिर्फ खत नहीं है, बल्कि दस्तावेज है, एक तारीख है, एक इंडियन हिस्ट्री में उसको बहुत बड़ा एक रोल देना चाहिए। अफसोस कि हम, इसीलिए मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोट करना चाहता हूं कि आप सब जानते हैं आज नेहरू सबसे ज्यादा, एक तरह से नेहरू पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि जब मुआशरा, जब सोसाइटी जोहला के हाथ में चली जाती है तो पढ़े लिखे लोगों को गालियां दी जाती हैं। यही वजह है कि आज नेहरू एक तरह से गुनहगार करार दिए जा रहे हैं। नेहरू की जो कद काठी है, जो बुलंद मर्तबत है, जो अजमत है, वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, बल्कि उनकी जो राइटिंग है खास तौर से, वो पूरी दुनिया के लिए एक हवाले, एक रेफरेंस का हुक्म रखती है। हमें नाज करना चाहिए कि इस मुल्क ने ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया है। नेहरू आजाद के बारे में क्या लिख रहे हैं, मैं सिर्फ एक कोटेशन देना चाहता हूं। वो लिखते हैं एक जगह कि मैं सिर्फ अमली सियासत ही नहीं जानता, सियासत का तालिब इल्म भी रहा हूं। ये जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स का विद्यार्थी भी रहा हूं। इल्म सियासत की किताबें मुझसे ज्यादा हिंदुस्तान में किसी ने नहीं पढ़ी हैं। मैं तीसरे चौथे साल यूरोप का भी दौरा करता हूं, जहां सियासत का करीब से मुताला यानी अध्ययन करने का मुझे मौका मिलता है। मैं समझता हूं कि मैंने सियासत की मोटी मोटी किताबें और ताजा तरीन इल्म हासिल किया है, लेकिन जब हिंदुस्तान वापस आता हूं तो मौलाना आजाद से जब बात करता हूं तो मालूम होता है कि वो मुझसे बहुत आगे। ये वो शख्स बोल रहा है जो दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में तकरीर करता था, भाषण देता था, लेक्चर देता था। और सच पूछिए तो आजादी के बाद अगर नेहरू जैसा शख्स
हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनता तो शायद जो इज्जत व वकार पूरी दुनिया में उसे हासिल हुई किसी को नहीं मिल सकता था। तो मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि दरअसल मौलाना आजाद का जो तस्वुर तालीम है, पांडे जी ने, देखिए नुकसान ये भी होता है कि जो बात मैं कहना चाहता था पांडे जी पहले कह गए, लेकिन उसमें 2-3 बातें सिर्फ कहता हूं। एक जगह जैसा कि मैंने अर्ज किया कि दरअसल जब एड्रेस उन्होंने 1948 में किया था उसमें उलमा की जमात थी, उसमें एक बात कही उन्होंने, फरमाया कि मदारिस इस्लामिया के लिए कहा उन्होंने कि मदरसे को ये चाहिए कि अपनी रिवायती तालीम से बाहर निकले। ये मौलाना आजाद का वर्ड है, उनका जुमला है कि आप जो ट्रेडिशनल निसाब बना रखा है आपने, उसे बाहर निकलिए और जदीद लफ्ज जदीद का इस्तेमाल, मॉडर्न की बात कही है, जदीद इन्वर्टेड कोमा में कहते हैं कि जदीद जो उलूम हैं, जो तकाजे हैं, और बाद में कहते हैं साइंस और तकनीक की तालीम मदारिस में देना चाहिए। ये 1948 में कह रहे हैं। इसके पहलू पर पहलू दूसरी, जब वो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो संस्कृत के पंडितों को बुलाते हैं, इंडिया के कोने कोने से पंडित जी आते हैं और वहां यही बात फिर दोहराते हैं कि मैं संस्कृत के पाठशालाओं में पढ़ाने वाले लोगों से ये अर्ज करना चाहता हूं कि केवल संस्कृत पढ़ने से नहीं होगा, बल्कि हमें जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ ही बढ़ना होगा। एक बात जो बुनियादी बात उन्होंने कही थी उस कॉन्फ्रेंस में कि हमें एक ऐसी तालीम देने की जरूरत है जिसमें इत्तेहाद हो, जिसमें इत्तफाक हो, और ये भी कहा था कि लॉर्ड मैकाले के जरिए, जिसका कोटेशन उन्होंने किया कि लॉर्ड मैकाले की लाई हुई तालीमी निजाम का न सिर्फ कंडेम्ड किया बल्कि ये भी कहा कि उसको, उस सिलेबस को पढ़ने की वजह से हमारे यहाँ के जो तालिब इल्म हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उसके जहन के दरवाजे मुकफ्फल हो चुके हैं, यानी उसको ताले लगा चुके हैं, पहरे बैठा दिए गए, इसलिए उसको खोलने की जरूरत है। और इसके लिए 4 पॉइंट उन्होंने कहा। पहला ज़हनी बेदारी, दूसरा इत्तेहाद व तरक्की, और तीसरी बात का जो कही थी वो मजहबी रवादारी कही थी। मजहबी यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस की बात कही थी कि अगर हमारे यहाँ एजुकेशन में रिलीजियस टॉलरेंस अगर हमसे जाता रहा तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और एक और जो गुफ्तगू उन्होंने की उसमें मुत्तहिदा कौमियत जिसको कहते हैं या कंपोजिट नेशनलिज्म की बात कही थी, यानी एक ऐसे नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं जिसमें सारे लोग, तमाम मज़ाहिब और मकतब फिक्र के लोग, सब लोग मिलजुल करके आपस में रहते हैं। तो वक्त नहीं है और आप सब जानते हैं कि हम लोग 1 घंटा से पहले क्लास छोड़ते ही नहीं है, बल्कि 2 घंटा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अब हमारा घंटा बज चुका है। वसीम साहब भी खड़े हो गए हैं। मैं एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। फिर इंशाअल्लाह फिर कभी ऐसा मौका मिला तो मौलाना आज़ाद पर, सैयद पर तफसील से हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चाँद में ढलने सितारों में निकलने के लिए, चाँद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूँ, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब। बड़ी ही खूबसूरत गुफ्तगू से जो है आप नवाज रहे थे। हमारे दरमियान शम्स अजीज साहब भी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, हम उनको बुलाते हैं डाइस पर, आप तक तशरीफ़ ले आएँ। प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सभी ने उनकी इल्मी गुफ्तगू को सुना होगा और बखूबी अंदाज़ा किया होगा। चूँकि वक्त की किल्लत है और उनको कहीं दूसरी जगह जाना भी था, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा वो, और थोड़ी सी हम माजरत ये भी करेंगे कि हमारा प्रोग्राम भी थोड़ा सा देर से शुरू हुआ, वरना शेड्यूल सब बिल्कुल सही था। इस वक्त कुछ ऐसी मसरूफियात चल रही हैं, हमारे जो असातिज़ा हैं उनको भी यहाँ पर आने में थोड़ा सा ताख़ीर हो रही है, तो ये हुआ कि थोड़ा सा देर से प्रोग्राम शुरू किया जाए। लेकिन बहरहाल अब तो प्रोग्राम चल रहा है।